नाज़रीन, आप जी टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जावेद हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम स्पेशली पेंटिंग और ब्लास्टिंग से वाबस्ता लोगों के लिए करने जा रहे हैं, जो कि बहुत काबिल लोग होते हैं, पेंट और ब्लास्टिंग में महारत रखते हैं, लेकिन वो जब मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या बैरून ममालिक में इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो वो थ्योरी ना होने की वजह से, टेक्निकल लफ्ज ना होने की वजह से वो अक्सर इंटरव्यू देने में नाकाम रहते हैं। आज का जो इंटरव्यू है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बैरून ममालिक में जाना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं बतौर पेंटर या बतौर ब्लास्टर। तो मेरा ये दावा है कि जो लोग पेंट और ब्लास्टिंग से वाबस्ता है, इन शोबों में काम करते हैं, वो ये सिर्फ ये एक इंटरव्यू देखें, और मेरा ये दावा है कि वो खुदा की जात उन पर करम होना चाहिए। वो दुनिया की कोई ताकत उन्हें किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पेंट, ब्लास्टिंग और सेफ्टी के मुतालिक बात करेंगे, और इन तीनों चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ बिशारत एंथनी साहब मौजूद है। इंटरनेशनल ट्रेनर है और इस वक्त कतर की एक निजी कंपनी में बतौर साइट इंचार्ज काम कर रहे हैं, और अब इंफॉर्मेशन ये कि अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात होने जा रहे हैं। बिशारत साहब, मुझे टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम आप हमारे साथ पहले कर चुके हैं, तो हम बिना वक्त का ज़ाया किए अपने प्रोग्राम का या सवालनामे का आगाज करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि बेसिकली ब्लास्टिंग है क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जियो टीवी। आप लोगों के ताउन से और इस तरह से लोगों की हेल्प के लिए आपने ये जो एजेंडा उठाया है, मैं खुदा से दुआ करूंगा कि खुदावंद इस जो काम हम करने जा रहे हैं वो सब के लिए एक जरिया बने और उनकी जिंदगी को संवार सके। तो ये एक नया कदम है। खुदावंद आपको और बरकत दे ताकि इस तरह से आप दूसरी इंडस्ट्रीज में, दूसरी फील्ड्स को भी टाइम दे सकें। आपका सवाल ब्लास्टिंग, पेंटिंग और सेफ्टी के हवाले से था। तो ब्लास्टिंग करने से पहले भी मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि ब्लास्टिंग बेसिकली है क्या। अब बेसिकली ब्लास्टिंग ये चीज है कि अब आपके पास एक प्रेशराइज्ड एयर है और उसमें आपने एब्रेसिव शामिल किया। एब्रेसिव शामिल करने के बाद जब आप उसको प्रेशरली मेटल को हिट करेंगे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस बनाएगी, जिनको इच बोलते हैं। इच बना देगी, यानी कि उसके सरफेस को रफ कर देगी। अब वो रफ करने का पर्पस ये है कि हम उस पे पेंट कर सके। अब पेंट को ग्रिप करने के लिए उसके ऊपर एक खास पैटर्न यूनिफॉर्म चाहिए। उसी यूनिफॉर्म को ब्लास्टिंग जो है वो पूरे प्रोसेस को मेन चीज वही बना रही है। ठीक है, जिससे सरफेस आपकी पूरी क्लीनिंग हो जाती है। अब मैं बात करूंगा, इसके बाद हमें बेसिकली पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास मटेरियल्स क्या है। मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं, जिनमें मेटल्स आते हैं, उसके बाद इसमें पॉलीमर्स आते हैं और फिर सिरेमिक्स आते हैं। तीन किस्म के मेटल्स हैं। एग्जैक्टली। ब्लास्टिंग की कितनी इकसाम है, कितनी तरह की होती है ब्लास्टिंग? अब ब्लास्टिंग और भी आप मेटल पे, मैं आपको थोड़ा सा मेटल बताता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ताकि व्यूअर्स को जो है वो हर चीज क्लैरिफाई हो सके। और जिन्होंने ये पहली दफा सुन रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि एक्चुअली ब्लास्टिंग है क्या, कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, क्या जरूरत होती है। तो मेटल्स दो तरह के होते हैं। हम बाकी के पॉलीमर्स और सिरेमिक्स की बात नहीं करते। सिरेमिक्स में जितने भी अपने घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं वो है। इसके अलावा जो टॉयलेट में जो जितने भी चीजें यूज होती हैं, जैसे बेसन है, कबोर्ड है, ये सब सिरेमिक्स आइटम है। पॉलीमर्स में जितने टाइप्स का अपना प्लास्टिक आता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनकी भी कैटेगरीज होती है, वो सब पॉलीमर्स में आते हैं। मेटल, अब बेसिकली हम ब्लास्टिंग करते हैं मेटल्स के ऊपर। तो मेटल्स में दो तरह के मेटल्स होते हैं, एक होते हैं फेरस और दूसरे होते हैं नॉन फेरस। फेरस में जितना भी आपका स्टील आइटम्स आते हैं, जिसमें आयरन है, आपका जितना लोहे की जितनी भी आइटम्स है, वो सब फेरस में आती है। नॉन फेरस में आपके जितने मेटल्स हैं, जिनके आप सिंपली कह रहे हैं जिनके साथ मैग्नेट नहीं लगता है, जैसे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये सब मेटल्स जो है वो नॉन फेरस होते हैं। ये दोनों मेटल्स प्लास्टेबल होते हैं? नहीं, सिर्फ जो हमारे फेरस है वो हम करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत लाइट होती है। वैसे तो एल्यूमिनियम पे ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उसकी टर्म्स जो है और जो उसके एब्रेसिव्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो कंपनी है या मोस्टली जगह पे हम काम करते हैं वो एमएस पे करते हैं और कार्बन स्टील पे करते हैं हम लोग। तो ये जो स्टील है इसीलिए ज्यादा, क्योंकि आप एक फोर्स के साथ उसके ऊपर हिट कर रहे होते हैं।
अब मैं आपको ये भी बताता चलूं, अब जो प्रेशर है जब हम ब्लास्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उसका मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो 7 बार के करीब होता है। 7 से 8 9 इतना चल रहा होता है, लेकिन 9 बहुत ज्यादा हो जाता है तो 7 बार प्रेशर होता है। अब बाहर से जो छोटी जो यूनिट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं PSI, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच। ठीक। तो आपके एक स्क्वायर इंच पे कितने PSI प्रेशर है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर, तो आपको मैं बताता चलूं कि एक बार में 14.5 PSI होते हैं। उर्दू में बताया, क्योंकि वो हमें वो लोग देख रहे हैं जो शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें उनको बेसिकली समझाना है कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाए तो कौन से उनसे फिगर्स पूछे जाए और वो उनको आसानी से बता सके। अगर वो आसानी से समझेंगे तो आसानी से बताएं। अब यही तो अलमिया है कि जब हमारे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए जाते हैं तो वो इन्हीं टर्म्स को पहले यूज करते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें, अब बार जो है वो बड़ा यूनिट है, एक बार में 14.5 PSI 14.5 PSI होते हैं। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो 7 बार से जब आप करेंगे तो आपके 7 बार का जो प्रेशर है वो 101 आएगा, 101 PSI। ठीक है, ओके। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, अब डिफरेंट कंपनीज अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, तो कितने कितने प्रेशर पे ब्लास्टिंग करनी है। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक था हमारा मेटल्स के बाद हमें पता चला फेरस और नॉन फेरस। अब हमें फेरस पे काम करना है। अब फेरस का प्रॉब्लम क्या है, फेरस के ऊपर आता है जंग, जिसको क्रोजन बोलते हैं। ठीक है, कहानी यहां से शुरू होती है। अब जब क्रोजन आ गया, अब क्रोजन को रिमूव करना है। अब मैं क्रोजन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। क्रोजन बेसिकली मेटल की एक तरह की प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम वो कहां से जनरेट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है पानी से और ऑक्सीजन से। ब्लास्टिंग में मोस्टली जो हमारे स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वो स्वीडिश स्टैंडर्ड है, इसके अलावा ब्रिटिश भी है, इसके अलावा आप नेस्क के हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अब जब इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो वहां स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं। अब बेसिकली ब्लास्टिंग करने के लिए 4 स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें स्वीडिश स्टैंडर्ड में जाए तो SA1 है, SA2 है, SA2.5 है और SA3 है। अब जो SA1 है उसको अगर हम इंटरनेशनल ISO में जाकर देखें तो वो बेसिकली ब्रश ऑफ ब्लास्ट है, ब्रश ऑफ ब्लास्ट है, उसका नाम है। SA1 उसका एक कोड नंबर है, ठीक है। SA2 में जाएंगे तो वो कमर्शियल ब्लास्ट, SA2.5 में जाएंगे तो वो नियर वाइट है, और SA3 में जाएंगे तो फुल वाइट ब्लास्टिंग। ठीक है, ये SA1 ब्लास्टिंग कौन सी होती है, SA2 ब्लास्टिंग कौन सी होती है, और SA2.5 एंड SA3 ये कौन कौन सी एग्जाम है, उनकी पोजीशन कैसी होती है। जब एक मेटल को ब्लास्ट किया जाता है तो उनकी पोजीशन कैसी होती है। क्रोजन के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड D और C और ग्रेड D। ठीक है, ग्रेड A का रस्ट जो होगा वो फाइन सा रस्ट होगा, कहीं कुछ थोड़ा बहुत। ग्रेड B में आएंगे तो उससे ज्यादा रहेगा, उसमें मिल स्केल भी आ जाएंगी। लेकिन ग्रेड C में आएंगे तो फ्लेक्स बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स बनने। अब ब्लिस्टर और फ्लेक क्या है, फ्लेक बोलेंगे जो हम नॉर्मली जुबान में बोलते हैं पपड़ियां बन जंग की, आपने देखा होगा कहीं ऐसा फट जाती है, पपड़ियां बन के गिरना शुरू हो जाती है। ब्लिस्टर होते हैं फोड़े टाइप के बाहर बनेंगे, और जैसे आप खोलेंगे उसको चिप करेंगे या किसी हैमर से तोड़ेंगे तो नीचे उतना ही गड्ढा जितना ऊपर ऊपर है इतना ही अंदर की तरफ होगा, उसको बोलेंगे फिटिंग। तो जो C में आएगा उसके साथ ब्लिस्टर और ये फ्लेक्स आएंगे और साथ में फिटिंग बन जाए। अब D ग्रेड जो कि बुरी तरीन से था, उसमें ऊपर की तीनों सारी चीजें उसमें आ रही हैं। अब इसी तरह ये 4 ग्रेड है, इसी तरह 4 सरफेस प्रिपरेशन है। अब सरफेस प्रिपरेशन पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका SA1 आएगा। अब SA1 आपने उस एरिया में कर रहे हैं, क्योंकि न्यू ब्लास्टिंग न्यू मेटल पे तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पुराने पे करना है। तो पुराने पे जाकर आएंगे कहीं थोड़ा बहुत रस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ जी आप SA1 कर दो। SA1 में क्या होगा, जो पेंट है वो कम्प्लीटली क्लियर होगा, रस्ट भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पॉट रहेगा तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। SA2 में जाएंगे तो कमर्शियल ब्लास्ट है, एक तरह का स्वीट ब्लास्ट है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन क्वालिटी उससे बेटर होगी। अब ये बात हो रही है सरफेस अपीयरेंस की। ये स्टैंडर्ड जो है वो आपको सिर्फ सरफेस दिखता कैसा है ये बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा कि आगे मैं क्या, कुछ नहीं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद SA2.5 है,
नियर वाइट, नियर वाइट, यानी कि उससे अच्छा। और इसमें जो प्लस माइनस करके हम एवरेज निकालते हैं, अगर उसमें स्पॉट्स वगैरह रहेंगे, क्योंकि सरफेस कंप्लीटली क्लियर होगा, प्राइमर उसमें कहीं भी मिसिंग कुछ भी नहीं होगा, और उसमें परसेंटेज फिर भी रखी जाती है 8% से 12 या 14%। इंटरनेशनली जो काउंट करते हैं इतना परसेंट, अगर कहीं पे पर स्क्वायर मीटर में कहीं कुछ इतना थोड़ा बहुत रहेगा, स्पॉट एक आ गया, तो एक्सेप्टेबल है। देन SA3 जो चौथा स्टैंडर्ड है, वो कंप्लीटली वाइट क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। ये एक हमारे पास मेटल है, ये एक सरफेस है, मरकज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है काम करने के लिए। तो अब आमतौर पर तो हमें पता है कि पाकिस्तान में होता है क्या है कि वो कंप्रेसर स्टार्ट करें जी, ब्लास्टिंग शुरू कर दें। तो स्टैंडर्ड ब्लास्टिंग मैं पूछ रहा था आपसे कि वो कौन सी मानी जाती है, SA3 मानी जाती है या SA2.5 मानी जाती है? मैंने सर आपसे ये अर्ज किया कि काम की सिलेक्शन का क्लाइंट डिसाइड करे, वो डिसाइड करेगा कि हाँ, ये रिक्वायर्ड है, मुझे ये रिक्वायर्ड है। किसी आके आपको बताएगा कि भाई मुझे ये स्टैंडर्ड पे ब्लास्टिंग ठीक। चाहिए, अगर फॉर मैंने बता दिया ये चार, हमारे पास ऑब्जेक्ट मेटल है, बिल्कुल नया है, तो उसको भी ब्लास्ट करना पड़ता है उसको Exactly. करने के लिए। तो उस पर फिर कौन सी हम ब्लास्टिंग करेंगे? उस पे हम ब्लास्टिंग करेंगे SA2.5 और SA3 एज पर माय दोनों अप्लाई हो सकती है। इसलिए क्योंकि जब हम SA2.5 और SA3 करने के लिए जाते हैं ना, तो हमें बहुत हाई क्वालिटी चाहिए होती है। हाई क्वालिटी करने के लिए जाएंगे तो वो ज्यादा डैमेज करेगा, तो डैमेज करेगा, तो जब नए मेटल के ऊपर पेंट लग रहा है तो उसकी लाइफ बनाने के लिए हमें अच्छा पेंट सिस्टम लगाना है। ठीक वो पेंट सिस्टम लगाएंगे तो ताकि उसकी लाइफ, क्योंकि उसके ऊपर पहले से, अब देखिए एक यूज मटेरियल है जिसपे ऑलरेडी पेंट हो Already paint है। उस पे पहले भी ब्लास्टिंग हुई है। आपने शायद इस चीज को देखा या नहीं देखा, लेकिन ऐसे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको अच्छे से पता है कि जब एक एरिया को दोबारा से पेंटेड एरिया को आप ब्लास्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो नीचे जब ब्लास्टिंग पेंट निकलता है तो नीचे पुरानी प्रोफाइल क्लियरली हमें पता चल रही होती है कि यहाँ अच्छी ब्लास्टिंग हुई थी, वो एरिया दिख रहा होता है जब पेंट है। तो यही चार स्टैंडर्ड्स है, इन्हीं पे डिसाइड किया जाता है। अगर आपका रस्ट लेवल ज्यादा रहेगा तो आप डेफिनेटली SA2.5 करवाएंगे, SA2 करवाएंगे। अगर अच्छा सरफेस सिर्फ आपको पेंट रिमूव करना है, यानी पेंट फ्लेक्स बन के नीचे गिर रहा है, तो फिर आप SA1 करवा देंगे, क्योंकि आपका नीचे का आपको पता है मेरा सिर्फ ऊपर का पेंट खराब हुआ है, ओवरडेट हो गया, तो अब मैं सिर्फ इसको सरफेस को क्लियर करवाना है, ताकि दूसरे पेंट ब्लास्टिंग की बात कर रहे थे। इसके अलावा भी कोई और ब्लास्टिंग की किस्म भी है? जी, ब्लास्टिंग की और भी किस्में हैं। अभी ब्लास्टिंग मैंने आपको शुरू में बताया, हाइड्रो ब्लास्टिंग है, ठीक है, पानी वाली ब्लास्टिंग। पानी की ब्लास्ट, उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो HP1, HP2 और HP3 है। ठीक है, और इसके अलावा WJ1, WJ2 और WJ3 है। ठीक है। अब ये यहाँ पे भी डिफरेंस है ब्रिटिश और स्वीडिश का, तो वो जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये वो स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें कैटेगराइज क्या है, एक में प्रेशर है। अब प्रेशर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक बार में 14.5 PSI होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो PSI की रेंज है वो बहुत हाई चली जाती है वाटर ब्लास्टिंग में। जी, वाटर हाइड्रो ब्लास्टिंग में। तो जो हमारा HP1 है उसमें जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है वो 15,000 PSI से 20,000 PSI के बीच में होती है। अगर बार में देखें तो कितने बार तक? तो ये तो थोड़ा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, तो क्योंकि ये अभी हजारों में बात हो रही है। तो उसके बाद आपका HP2 है, उसमें आपकी तकरीबन 20,000 से 25 से 28,000 प्रेशर रहेगा। और जो अल्ट्रा हाई प्रेशर है HP3, उसमें आपका प्रेशर जो है 28 से 35,000 PSI पे चला जाएगा। तो ये वाटर हाइड्रो ब्लास्टिंग बेसिकली कहाँ पर अप्लाई की जाती है? जी, अब ये ब्लास्टिंग जैसे कि सपोज आपको कुछ ऐसे एरिया में करवाना है जहाँ पे आपका बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगा हुआ है और आप नहीं चाहते कि वहां पे डस्ट बने, क्योंकि वाटर जो है वो डस्ट को बनने ही नहीं देगा। तो उन एरियाज में स्पेशली ये शिप्स में करवाई जाती है, हीट एक्सचेंजर्स की ट्यूब्स में करवाई जाती है, और लिमिटेड है ये, इसकी रेंज कुछ बड़ी नहीं है। अगर बड़ी रेंज देखनी है तो ये आपको शिप में ही करवाई जाएगी। सही, मतलब ये एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए ये वाटर ब्लास्टिंग अप्लाई की जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये जो ब्लास्टिंग होती है इसके लिए एक्सेसरीज क्या होती है? एक्सेसरीज आप अगर मुझे वहां से शुरू करने दें जहां मैंने छोड़ा था, तो मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। नहीं, वो आप स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे आपको। स्टैंडर्ड्स के बाद में हम लोग बात करेंगे अभी इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स हमें अब एक चीज हम मिसिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वो भी हमें, आपने देखा होगा कि आपने कभी हाथ से सरफेस को साफ किया है, किसी मेटल सरफेस को?
आपने देखा होगा कहीं दुकान पे एक एमरी पेपर होता है जिसको आम नॉर्मल जबान में क्या बोलते हैं उसको, रेगमार। उसके ऊपर एब्रेसिव लगा होता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर दानेदार जैसी दानेदार कुछ चीज चिपकी होती है, वो भी स्टैंडर्ड्स में आती है। उसका स्टैंडर्ड जो स्वीडिश स्टैंडर्ड है वो ST1 और ST2 है। ST1 जो है वो आपकी हैंड प्रिपरेशन है और ST2 जो है वो आपकी पावर टूल प्रिपरेशन है। पावर टूल से आपने देखा होगा किसी वेल्डर की दुकान से वो ग्राइंडर करता है और नीचे से बिल्कुल साफ चांदी की तरह का मेटल निकलता है। बिल्कुल। ठीक है, वो उसके ऊपर से जितना मिल स्केल है जो भी है, न्यू मेटल हो या पुराना मेटल हो, जंग हटा के एकदम साफ कर देता है उसको। तो ये भी एक है, ये ST2 है, ये स्वीडिश स्टैंडर्ड में ST2 है। तो ये भी प्रिपरेशन है। इसके अलावा हम केमिकल क्लीनिंग भी करते हैं। केमिकल क्लीनिंग आपने देखा होगा किसी मैकेनिक के पास में WD-40 का कुछ केमिकल स्प्रे पड़ा होता है, बिल्कुल होता है। उससे भी हम जंग को साफ करते हैं और उससे भी हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। तो वो केमिकल है। अब बेसिकली हमारी 5 सरफेस प्रिपरेशंस है, जिनमें सबसे पहले मैनुअल है, पावर टूल क्लीनिंग है, केमिकल है, हाइड्रो क्लीनिंग है और हमारी एब्रेसिव ब्लास्टिंग है। ठीक है। अब यहाँ हमारा टॉपिक क्लोज होता है। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ और वो सवाल है आपका इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे इससे कबल एक और क्वेश्चन मैं कर लूं, बाद में बोलना जाए। आप जो मुझे बता रहे हैं वो आपने याद रखना है, आप बाद में वो भूल जाए। मैं ये जानना चाह रहा था, ये मेरे पास एक जंग मेटल है, अगर इसको मैं चाहूं तो एम्पली पेपर के साथ भी तो क्लियर कर सकता हूँ, साफ कर सकता हूँ रेगमार के साथ। ब्लास्टिंग ही क्यों जरूरी है? ब्लास्टिंग इसलिए, देखें, अगर आपको कुछ 2 इंच का एरिया करना है तो 2 इंच के एरिया के लिए आपकी कॉस्ट क्या होगी? क्या आप 1 लाख रुपए उस पर खर्च करेंगे? नहीं। या 10-20 रुपए खर्च करेंगे? तो अगर आपके पास छोटा एरिया रहेगा तो आप लाजिम सी बात है उसको पेपर से ही हाथ से कर लेंगे या कुछ केमिकल क्लीनिंग करके उसको वही काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके पास 10-20 हजार स्क्वायर मीटर एरिया हो तो उसके लिए आप एम्बरी पेपर तो नहीं लगाएंगे, उसके लिए आपको सेटअप बड़ा करना पड़ेगा, आपको आदमी ज्यादा चाहिए क्योंकि काम बड़ा है। तो जब अब इतने बड़े काम तो वो भी एम्बरी पेपर से, लेकिन एम्बरी पेपर से करेंगे तो सालों लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो कंपनियां देंगी 1-1.5 महीना करने के लिए, या 2 महीने या 6 महीने या 1 साल दे देंगे। अब उसी के हिसाब से आपको डिजाइन करना है, उसी के हिसाब से मैन पावर लगानी, उसी के हिसाब से आपको पूरा बजट बनाना है और उसमें से 4 पैसे भी कमाने कंपनी ने। तो किस तरह करेंगे? तो सबसे फिर सस्ता तरीन तरीका क्या आएगा? ब्लास्टिंग है। ब्लास्टिंग से मेरे ख्याल में सरफेस के ऊपर वो फिटिंग भी होती है, प्रोफाइल बनती है ताकि फिर वो पेंट जो है वो प्रॉपर्ली उसके अंदर समा सके और उसकी प्रॉपर प्रोफाइल हो सके। जी, इसके बारे में हम प्रोफाइल पे बात करेंगे। आप एक्सेसरीज के मुतालिक मुझे एक्सेसरीज के बारे। अब ब्लास्टिंग के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो हमें एक ऐसी इक्विपमेंट चाहिए जिससे कंप्रेस्ड एयर, प्रेशराइज एयर जो है ना वो तैयार की जाए। उसको बोलते हैं हम एयर कंप्रेसर। ठीक है, एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर के साथ में आपको एक ब्लास्टिंग पॉट चाहिए जिसमें आपने एब्रेसिव डालना है। ठीक है। एब्रेसिव के बाद आपको हॉजेस चाहिए, एयर हॉज चाहिए जो आपका कंप्रेसर से प्रेशर को लेके जाए पोर्ट तक। पोर्ट से अब इसके बीच में अगर आप बाहर जाएंगे या कुछ एरियाज हैं जहां पे क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट करते हैं तो बीच में एक आफ्टर कूलर आता है। ठीक है। तो कंप्रेसर से आफ्टर कूलर का बेसिकली काम होता है एयर में से मॉइस्चर को रिड्यूस करना, निकालना और ड्राई एयर आगे भेजना। क्योंकि अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं और आपने, क्योंकि आपको याद होगा मैं पहले बताया था ट्रायंगल ब्लास्टिंग का, जो ट्रायंगल है, जब इसमें मेटल है, ऑक्सीजन है और H2 है। अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक को हटा देंगे तो क्रोजन बनेगा ही नहीं। अगर आप लोहे को निकाल दे तो लोहा रहा ही नहीं तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन को हटा दे तो फिर भी नहीं बनेगा। H2 होगी तो H2 पानी को हटाएंगे तो अब यहाँ पानी को कंट्रोल किया है। ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में उसको हम खत्म नहीं कर सकते, उसको खत्म करने जाएंगे तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। तो हम पानी को ही रोकेंगे। अब क्या है, कंप्रेसर के बाद आफ्टर कूलर मॉइस्चर निकालेगा, उसके बाद में एयर जाएगी पॉट में। तो पॉट में जाएगी तो वहां पे भी एक मॉइस्चर फिल्टर है जो वहां से उसको एयर को निकाल देगा। ड्राई एयर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले एयर कंप्रेसर हो गया, क्या आफ्टर कूलर हो गया। उसके बाद में आप में पाइप नहीं, इसको कहेंगे पाइप और चीज होती है, हॉस और चीज होती है। अच्छा, ठीक है। ये मैकेनिकल टर्म्स है।
तो आप उस हॉर्स में से एयर फिर आगे ट्रांसफर होगी विद अब्रेसिव सैंड, तो वो फिर नोजल से जाके इजेक्ट होगी। अब आपको यहाँ पे आती है आप सेफ्टी प्रोटेक्शन आ जाती है। अब आपको प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि हर हॉर्स की कपलिंग के ऊपर एक वेब चेक लगता है कि अगर हॉर्स निकल भी जाता है तो वो वेब चेक किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो एक वेब चेक लगाते हैं और साथ में सेफ्टी पिन लगाते हैं ताकि वो कपलिंग अच्छे से बाउंड रहे उसके साथ। इसके अलावा आगे आप चलेंगे तो आपको एक ब्रीथिंग फिल्टर चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी डस्ट में जंग है, पुराना पेंट है और वो सैंड है। ठीक है, ये भी अब सेफ्टी की तरफ आ गए जी। ये मैं इससे पहले कुछ बात कर लिया। जी जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नोजल नोजल की साइज कितने में ये अवेलेबल होती है और में कौन कौन से साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज इस्तेमाल करते हैं? नोजल का मेटल कौन सा होता है, मटेरियल कौन सा? देखें यहाँ पे जो मेटल, पहली बात में मेटल पे आ जाता हूँ, तो मेटल जो यहाँ पे यूज होता है, जो बेसिकली होता है मेटल, उसको बोलते हैं टंगस्टन, जिसकी नोजल बनी होती है। जी, टंगस्टन जो है 70% टंगस्टन होता है। अब उसके बाद उसमें एल्युमिनियम कार्बाइड डाल देते हैं या कुछ और टर्म्स जिस तरह से उसको उसमें कुछ ना कुछ और ऐड कर दिया जाता है। टंगस्टन मटेरियल दुनिया का, इस प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो फ्रिक्शन के आगे स्ट्रॉन्ग रहता है। अब ये टंगस्टन आपने देखा होगा जो पुरानी कैमरा लाइट्स होती थी उसके ऊपर एक रॉड लगता था 500 वॉट का या 1000 का, बेसिकली वो भी टंगस्टन है। ठीक, क्योंकि ये टेम्परेचर और फ्रिक्शन बर्दाश्त करते हैं सबसे ज्यादा। अब इसमें कैपेसिटी है और रेजिस्टेंस है कि उसके आगे ये काम कर सकता है। इसके अलावा कोई और मेटल नहीं है। अगर आप उसकी जगह एसएस की भी लगा दें या मटेरियल इसके मेटल की लगा दें तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे ही निकाल पाएंगे, खत्म। लेकिन टंगस्टन है जो उसको रिलायबल बनाता है, जो उसकी लाइफ को बढ़ाता है। अब ये बात होगी टंगस्टन की। अब जब आप न्यू लेंगे नोजल तो उसका जो होल का साइज रहेगा वो 5 mm रहेगा। 5 mm, ठीक है। इससे बड़ी नोजल लगाएंगे तो आपकी एब्रेसिव कंजम्पशन बढ़ जाएगी क्योंकि होल बड़ा होगा। इससे नैरो करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इससे नैरो होगा नहीं। होल जितना बड़ा रहेगा तो आपकी जो एब्रेसिव है उसकी वेस्टेज बढ़ जाएगी। अब आती है इसमें एक वेंचुरी नोजल होती है, एक इसमें स्ट्रेट नोजल होती है। वेंचुरी और स्ट्रेट नोजल में थोड़ा सा एफिशिएंसी का डिफरेंस रहता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक खोलेंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा। अब मैं इसको समेटता हूँ, वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो ये वेंचुरी और इसके अलावा एंगल नोजल होती है। एंगल नोजल इसलिए, सपोज कि ये स्ट्रेट एरिया है तो हम यहाँ स्ट्रेट नोजल और वेंचुरी नोजल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस एरिया में काम करना है तो इतने प्रेशर पे मैं नोजल को या हॉर्स को बेंड करके या नमने लेकर, तो वहां पे एंगल नोजल का यूज किया जाता है ताकि वो इनसाइड एरिया को ब्लास्ट कर सके। ठीक है, उसमें डिफरेंट एंगल डिग्रीज की नोजल्स होती हैं, वो यूज की जाती है। साइज जो है उसमें सिर्फ 5 mm ही होता है स्टैंडर्ड जो है जी। अब वो यूज करने की वजह से अभी एक नोजल लगाई है तो 3 महीने या 4 महीने और 6 महीने तक वो नोजल चल सकती है। लेकिन अगर आप उसको 1 साल तक यूज करेंगे तो फिर उसका होल साइज बड़ा हो जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्लास्टिंग के हवाले से एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम सेफ्टी की जानिब आएंगे। ब्लास्टिंग के मुतालिक जो सेफ्टी है उसके मुतालिक थोड़ा सीखेंगे, फिर हम पेंट की तरफ चले जाएंगे। चोकिंग के मुतालिक, जब पाइप आपके जो होते हैं लगे होते हैं चोक हो जाते हैं, तो बेसिकली चोक होते क्यों है और फिर इसका हल क्या किया जाता है, क्यों चोकिंग होती है? अब ये जो चोकिंग आती है, चोकिंग कैसे, जैसे कुछ और एनवायरमेंट होगी, जैसे किसी आप ऐसे एरिया में बाय चांस बाय मिस्टेक बीच में कोई स्टोन गिर गया, ठीक है, तो वो जब स्टोन गिरा तो वो जाएगा और उसके थ्रू नोजल को उसने चोक कर दी। चोक, अब प्रेशर है इसके अंदर, तो उस प्रेशर को आपके पास सिंपल वे ये है कि आपको सेटअप जो है वो बंद करना पड़ेगा। आपको वो पोर्ट डीप्रेशराइज करनी है, यानी वो पोर्ट का प्रेशर आपको रिलीज करना है, तो फिर तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हम पीछे से सिस्टम को, चोकिंग बेसिकली जो है वो ब्लॉकिंग होती है कि बाय मिस्टेक अगर उसमें कोई स्टोन गिर गया तो वो ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज उसके लिए भी ऊपर स्टेनर रखा होता है, एक जाली रखी होती है, उससे एब्रेसिव नीचे जाता है ताकि अगर कुछ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जो रेत है बुनियादी तौर पर इसकी कितनी इकसाम है? 2 है, 3 है, 5? देखिए नहीं, इसकी इकसाम बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी ये डिपेंड्स करता है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, आप कितनी कॉस्ट पे वो करना चाह रहे हैं।
अगर आप जो पहले ट्रेडिशनली चलता है जैसे कि सैंड ब्लास्टिंग, हाँ। उसमें सिलिका सैंड यूज सिलिका, ठीक है, लेकिन कराची में जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है ये ना। पंजाब में भी होती है, कराची में भी होती है, लेकिन आउट कंट्रीज में या बड़े प्रोजेक्ट्स पे उसको यूज नहीं करते। बड़े प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं, लेकिन वो एरिया और उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, फिर ये डिसाइड किया जाता है इसमें सैंड यूज करनी है या कुछ और। तो बाहर में सैंड का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वहां पे गार्नेट, गार्नेट, रेड गार्नेट, Red ब्राउन garnet, गार्नेट, brown बस garnet। ये यूज किए जाते हैं। और और order shipping नंबर में आ आपको ग्रिट में यूज की जाती है, कॉपर स्लैग कहते हैं उसको, ब्लैक कलर की होती है, वो कॉपर स्लैग यूज की जाती है। अब भी आपने रेड गार्नेट जो है, गार्नेट बेसिकली जो डायमंड का क्रश होता है ना उसमें, क्योंकि उसमें सॉल्ट जो है वो 0% होता है, उसमें कुदरती तौर पे सॉल्ट है ही नहीं, इसलिए उसको यूज किया जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करें गार्नेट का, तो गार्नेट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हीरे आ जाएंगे। गार्नेट बेसिकली कहते ही डायमंड्स को है, ठीक है, लेकिन ये वो डायमंड्स नहीं है, ये उनका क्रश है, क्योंकि डायमंड्स लक की बात है कि आपको कितने कैरेट्स का मिलेगा, कैरेट्स उसके साइज का आ जाता है, लेकिन ये उनकी डस्ट होती है, क्योंकि हर जगह से आपको स्ट्रॉन्ग बड़ा पत्थर नहीं मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे उनकी डस्ट होती है। अब उसी के कुछ स्टोन्स है, उनका आगे प्रोसीजर है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है गार्नेट, तो इस तरह से, लेकिन उनका सॉल्ट टेस्ट होकर फिर आता है। पाउडर नमायक होती है सैंड, पाउडर पाउडर जैसी होती है। पाउडर के लिए वो आती है, इनकी भी एक कैटेगरीज होती है, वो भी लंबी कहानी है, वो भी उसकी भी कैटेगरीज है, नेचुरल्स है, फिर इसके अलावा जो हमारे आते हैं फैक्ट्री मेड्स हैं, ठीक है, मेटल्स के हैं, ठीक है। ये सब इनकी टाइप्स होती हैं। ब्लास्टिंग की अभी ये जो आप पाउडर वाली बात कर रहे हैं, तो वो आपने कहीं देखा होगा कि कहीं व्हाइट पाउडर होगा वो, और वो एल्युमिनियम के ऊपर कर लिए होंगे, उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड्स कहते हैं, वो उसी का ही मटेरियल है, उससे बिल्कुल फाइन ब्लास्टिंग की जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो आपके ब्लास्टिंग का प्रेशर सह सके। सही। और अगर आप उसमें सैंड डाल देंगे, थोड़ा थिक उसका इंग्रेडिएंट बोल लें या पार्टिकल बोल लें, उस पार्टिकल का साइज अगर बड़ा रहेगा तो हिट बड़ा करेगा तो फोल कर देगा वहां पे, तो इसलिए वहां पे पाउडर यूज किया जाता है ताकि फाइन। ब्लास्टिंग की प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं? ब्लास्टिंग की प्रोफाइल जो है वो एक तो वनीला गेज है, और इसको वो अभी टेक्स्ट टेप है उससे की जाती है, और इसके अलावा इसकी डिजिटल गेज आती है, डिजिटल गेज भी है, हाँ वो प्रोफाइल गेज होती है, उससे प्रोफाइल चेक की जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बता दूं। प्रोफाइल इस तरह से है कि जैसे मेरी ये हाथ की उंगली है, अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन था, मैंने ब्लास्टिंग की, वो आके एब्रेसिव लगे, कुछ एब्रेसिव में डीप कर दिया, कहीं पे अप रह गया, तो ये इस तरह से एक ग्राफ बनाएगा, जिस तरह ईसीजी का ग्राफ आता है ना, सेम वैसा ही ग्राफ बना देगा सरफेस के ऊपर, वही प्रोफाइल होती है। और उसी में निडल अगर नीचे डीप जाएगी कितनी है, और ये एवरेज में चेक होता है। आप एग्जैक्ट कहीं भी चेक करेंगे तो अलग अलग रीडिंग्स आएंगी, हर जगह एक जैसी रीडिंग नहीं है, एवरेज ही चेक करनी होती है, एवरेज ही चेक करनी होती है। जैसे आपने एक जैसे ये दीवार है, तो दीवार के आपने 5-7 रीडिंग ले लेनी है, 10 रीडिंग लेके उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बाद एवरेज उसमें से निकल आती है कि ओवरऑल और एवरेज क्या है, कितने माइक्रोन्स आ रहे हैं। माइक्रोन से याद आया तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन, सबसे छोटा जो है वो माइक्रोन है, माइक्रोन के बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मीटर जाएंगे, इंचेस आ जाते हैं, इंचेस फीट है, मीटर्स है, फिर इस तरह से। लेकिन सबसे जो छोटी इकाई है किसी भी चीज को पैमाइश करने की, वो माइक्रोन है। ठीक है, ये तो हमारा ब्लास्टिंग का जो ग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। पेंट की तरफ बढ़ते हैं फिर। नहीं, आप सेफ्टी बोल रहे हैं। सेफ्टी हमारी रह गई थी ब्लास्टिंग के लिए, सेफ्टी की। अब ब्लास्टिंग के लिए जो आपके पास सबसे अच्छा सिस्टम है, अभी आप ये सोचे कंप्रेसर से एयर आ रही है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में कहीं आपको रुकना पड़ जाए तो कैसे रुकेंगे? अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां से पीछे आपकी सपोर्टिंग टीम आपको देख नहीं रही है, तो वो ब्लास्टर कैसे रोकेगा उसको? फिर उसके जो ट्रेडिशनल तरीका था, अगर टैंक के अंदर कन्फाइंड स्पेस में ब्लास्टिंग कर रहे थे तो क्या करते थे, हैमरिंग करते थे, और 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, ये तो पुराना तरीका था। लेकिन अभी क्या है, सिस्टम में आ गए, इस सिस्टम में अभी उन्होंने जो काफी सालों से, अभी से नहीं है, कम से कम 20 साल हो गए हैं इस चीज को चले हुए, डेडमैन। तो सबसे पहली सेफ्टी वो है। अब उससे पहले आदमी की अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन, उसको कहते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। उसमें क्या है, उसका ब्लास्टिंग हेलमेट है,
कवर ऑल है, Cover all। कुछ जगह पे वो जीन्स का है, और जो विजिबल पार्ट्स है जो सामने आ जाते हैं उसके लिए लेदर के पोर्शंस होते हैं, जैसे चेस्ट पे, लेग्स पे, ये प्राइवेट पार्ट्स पे वो लेदर के आ जाएंगे। तो उससे जितना भी वो रिफ्लेक्ट होके पार्टिकल्स लगते हैं, या हो सकता है कि एक जगह में 4 या 5 या 30 ब्लास्टर काम कर रहे हैं और बहुत क्लोज कर रहे हैं, तो किसी की भी नोजल किसी वक्त भी घूम के किसी और को लग सकती है, तो उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर लेदर कवर ऑल है, नीचे शूज है, फिर एयर्स के लिए एयर प्लग्स है, एयर प्लग्स है, और हेलमेट के अंदर क्योंकि हवा आ रही होती है, तो बाई चांस कहीं क्योंकि कंप्रेसर से हवा आ रही है तो उसमें ऑयल आ सकता है या कुछ और, या कहीं से कुछ लीकेज हो तो डस्ट आ सकती है, तो अंदर उसको एक N95 मास्क दिया जाता है लगाने के लिए, तो वो भी उसको लगाना। आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आगे स्क्रीनिंग है, पीछे एक मिरर रहेगा, ग्लास लगा रहेगा, ग्लास के आगे प्लास्टिक की कवरिंग रहेगी, और वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा, क्योंकि आप ग्लास को कंटिन्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली रहेगा, तो वो प्लास्टिक की शीट्स रहेंगी, तो जैसे उसको दिखेगा एक उतार दी दूसरी उतार दी, तो दिन में 4-5 लगा लेते हैं, सही है। तो वो 6 घंटे चलिए। 7 घंटे प्लास्टिक। पेंट की तरफ आते हैं। एक चीज रह गई है इसमें आप आता है आपका ब्रीथिंग सिस्टम। तो ब्रीथिंग सिस्टम के लिए आपका CPRS होता है, पीछे एक सेपरेटर लगा होता है, फिल्टर होता है, जो एयर वहां से उसमें आती है और वहां से मॉइस्चर निकलता है और ड्राई एयर आगे जाती है, क्योंकि वेट एयर आएगी तो वो स्क्रीन को इनविजिबल कर देगी, जिससे आगे उसको नजर नहीं आएगा, तो वहां पे भी ड्राई एयर चाहिए। एक वो है, अगर ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं तो CO मॉनिटर यूज किया जाता है। CO मॉनिटर बेसिकली कोई टॉक्सिक गैस अगर अंदर आ गई तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। अब पीछे जो सपोर्टिंग खड़े हैं उनके लिए भी सेम यही प्रोसीजर, उन्हें डस्ट मास्क लगाना है, सेम सेफ्टी है, और फेस शील्ड भी लगानी है कि कोई ऐसा पार्टिकल जैसे कोई जैसे हिट करता है तो हो सकता है कहीं से कुछ क्रोजन का ही पार्ट ब्रेक होके आपकी फेस की स्किन को डैमेज कर सकता है, तो बहुत सारी जगहों पे फेस शील्ड लगा के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। एयर मफ्स हाई साउंड के लिए एयर प्लग भी, और मफ्स ब्लास्टर मफ्स नहीं लगा सकता, लेकिन पीछे जो सपोर्टिंग खड़े होते हैं वो मफ्स लगाएंगे, ठीक है। ब्लास्टिंग प्रोटेक्शन के लिए। ब्लास्टिंग की गई सरफेस जो है ये बिना पेंट के कितनी देर तक बरकरार रह सकती देखिए जी, जो स्टैंडर्ड है तो उसमें 1.5 से 3 घंटे तक का टाइम, 1.5 से लेकिन वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट में? हो सकता है आपकी ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो तो आपको परमिशन ना मिले इतना करने की, ठीक है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो आपकी जॉब है, फॉर एग्जाम्पल अब फॉग है, अब ह्यूमिडिटी की भी एक एवरेज है 85% अगर आपकी ह्यूमिडिटी होगी तो आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। ब्लास्टिंग 80 से 85 के बीच में रहेगी तो कुछ ना कुछ आपको पेंट करने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन ब्लास्टिंग कर तो सकते हैं लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो किसी बात में पास करेगा। अब उससे ह्यूमिडिटी अगर हवा में मॉइस्चर की क्वांटिटी ज्यादा है तो लाजमी सी बात है आपके सरफेस के ऊपर वो असर करेगी, और असर करेगी तो आप पेंट नहीं कर पाओगे। ऐसे आप ब्लास्टिंग करते जाओगे, थोड़ी देर के बाद देखिएगा सारा सरफेस काला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर आके उसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह, क्योंकि वो हवा में उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जी पेंट जी, पेंट बेसिकली है क्या चीज, इसके अज्जा के मुताबिक बताएं। पेंट में कोई भी पेंट आप देखें उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, उसमें रसायन्स होते हैं और उसके बाउंडर होते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट को जब आप मिक्स करते हैं तो उसका ऑयल, उसके पिगमेंट्स को पहले आपने मिक्स किया, कर लिया, देन उसमें आपने बाउंडर डाल दिया, अब बाउंडर डाल दिया, ठीक है। इन पार्ट्स को ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो इसको ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो इतना सही मैं आपको हमें सिर्फ इतना करना था कि इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उसमें एक पार्ट को मिक्स करते हैं, देन उसमें पाउडर डालते हैं, यानी उसका हार्डनर डालते हैं। हार्डनर के बाद हम उसमें VOC डालते हैं, जिसको बोलते हैं वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब किसी आम बंदे को, वर्कर को वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप सिंपल बात कर लेंगे, थिनर डाल दिया। आप थिनर डालने का मतलब होता है डिल्यूट करना, थोड़ा सा डिल्यूट करके हम उसको लगाने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए रेडी कर देते हैं, ठीक है। और जब पेंट सरफेस पे लगता है तो आपने देखा कि किसी रूम में अगर पेंट किया हो तो कितने दिन तक स्मेल ही नहीं जाती, वो उसके फ्यूम्स और वेपर्स होते हैं जो वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें से बाद में बाहर निकलता है टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से स्मेली एरिया हो जाता है। पेंट को मेजर करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाए, उसकी प्रोफाइल कैसे चेक की जाए?
पेंट की प्रोफाइल नहीं होती है, तो इसकी थिकनेस होती है, Thickness उसको होती है। DFT बोलते हैं। DFT का ड्राई फिल्म थिकनेस। ठीक है। वेट को चेक करना है तो WFT बोलते हैं। तो WFT का मतलब होता है वेट फिल्म थिकनेस। अब वेट फिल्म थिकनेस के लिए हम एक कॉम यूज करते हैं, उसको गेज बोलते हैं, वेट गेज, WFT गेज। और जो हमारा ड्राई को चेक करने के लिए होता है उसको बोलते हैं हम एल्कोमीटर। एल्कोमीटर से हम उसकी थिकनेस तय करते हैं। अब एल्कोमीटर जो डिजिटल आए हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था। अब फेरस अगर आप तो किसी MS पे कर रहे हो या कार्बन स्टील पे कर रहे हो तो आप फेरस यूज करोगे, और अगर आप एल्युमिनियम पे या गोल्ड पे या किसी भी और चीज पे चेक कर रहे हो तो आप नॉन फेरस से चेक करोगे। ये उसकी थिकनेस चेक करने के तो लिए। ये पेंट की डाटा शीट आपको बताएगी कि आपने कितने माइक्रोन्स लगाने हैं एक कोट में। तो पेंट को खुश्क होने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? इसमें डिपेंड करता है टेम्परेचर और आपकी जो पेंट की प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे आपको, और वो डाटा शीट बताएगी। कोई भी बंदा नहीं बोल सकता कि इसमें कितना। अगर आपका टेम्परेचर 20 है तो ज्यादा टाइम लेगा, 25 है तो उससे कम टाइम लेगा, 30 रहेगा तो और कम हो जाएगा, अब 30 रहेगा तो और नीचे आ जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना टाइम कम होता जाएगा। सेकंड क्या होती है और क्यों होती ये देखिए जी, अभी आप एक एक चीज को उठा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा बता देने देंगे पेंट, बेसिकली पेंट के बारे में। तो पेंट में सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पेंट जो होता है वो सिस्टम्स में आता है। अगर आप कहीं भी जाए तो 2 कोड सिस्टम है, 3 कोड सिस्टम है, 4 कोड सिस्टम है, 5 कोड सिस्टम है। तो ये कोड्स होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आपको लगाना होता है प्राइमर। तो प्राइमर बेसिकली क्या है, उसमें प्राइमर की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, आप कोई भी इंजीनियर या कोई भी पेंट मैन्युफैक्चरर आपको प्रपोजल देगा कि ये आपके सरफेस का एंटी क्रोसिव है। एंटी क्रोसिव यानी कि ये क्रोजन को बनने ही नहीं देगा, जैसे कि आपके पास एंटीबायोटिक्स होती है इसी तरह प्राइमर्स में क्या होगी, एंटी क्रोसिव होगी। पहली चीज ये मेटल को प्रिजर्व करता है और इसको क्रोसिव नहीं आने देता। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट या सेकंड कोट, मिड कोट। मिड कोट का क्या काम है, उसने प्राइमर को सपोर्ट देना है और उसके साथ में बॉन्डिंग बना कर रखनी है। फिर आता है फाइनल कोट 3 कोट सिस्टम में। तो 3 कोट सिस्टम में जब आएगा तो उसमें आएगा वो पॉलीयूरेथेन कलर आ जाएगा। पॉलीयूरेथेन का काम होता है सूरज की छांव को रिफ्लेक्ट करना। वो आप कभी भी देखें कोई भी ऐसा कलर जो टॉप कोट में होगा वो शाइनी होगा, स्मूथ होगा। तो उसका काम है ऊपर का एनवायरमेंटली मॉइस्चर और सन रेजेस से पेंट को प्रिजर्व करना। अब वो उसके नीचे क्या है, उसने मिड कोट को प्रिजर्व करना है। अब मिड कोट जो है बैरियर का काम कर रहा है। वो एक हाथ में प्राइमर को पकड़ के रखता है कि भाई तुझे भी नहीं छोड़ना है, एक हाथ में उसको पकड़ के रखता है टॉप कोट को कि मैंने तुझे भी नहीं छोड़ना। तो ये तीनों कोट मिलकर, तीनों भाई मिलकर इसको बचा रहे थे, सरफेस को बचा रहे थे। जो एक्चुअल काम होता है, जो जंग आलूद होने से बचाता है उसको, मेटल को, वो प्राइमर है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करें। जो जंग आलूद होने से बचाता है ना, आलूदगी से बचाता है, वो टॉप कोट है। टॉप कोट प्रोटेक्शन कर रहा होता है ऊपर से, एनवायरमेंट से, मॉइस्चर से और सनलाइट से। सही। आपने सुना होगा कि सूरज में अल्ट्रावायलेट्स वो जो होती है वो बहुत ही पावरफुल रेजेस होती हैं, जो कि किसी भी चीज को, इवन क्या हमें उनकी ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए तो हमारे स्किन कैंसर का डिजीज बना देती। इसी तरह हर चीज पे इफेक्ट करती है। ठीक है। पॉक्सी पेंट क्या होता है और ये कहां पर अप्लाई किया? देखिए, अभी पेंट्स को अगर आप कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आपके आते हैं जो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं, जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं। अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे, जैसे कि हमें बिल्डिंग पेंट्स पे कुछ ऐसे पेंट है जिनको हम वाटर बेस्ड पे बनाते हैं, तो वो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एनामल पेंट्स या ऑयल पेंट्स कह लें। उनमें ऑयल मिक्स कर, जैसे हम पेट्रोल मिक्स कर देते हैं या तारपीन का तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, वो मिक्स कर लेते हैं। ये ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं। उसके बाद आती है एपॉक्सी पेंट्स। अब एपॉक्सी पेंट्स वो पेंट्स है जिनके अंदर एक अलग से हार्डनर होता है। वो अगर आप सिंगल कंपाउंड उसका लगा देना, और 2 कंपाउंड होते हैं, तो अगर आप सिंगल कंपाउंड लगा देंगे ना तो आप 1 साल बाद भी आगे उसको हार्डनर है तो वो बैठ के मिलेगा। अब इसमें भी बहुत सारी टर्म्स है। इसकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन निकालने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, तो मैं आपको थोड़ा सा आउटर प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूँ। तो प्राइमरी नॉलेज में
आप अगर इसमें हार्डर मिक्स कर रहे हैं और हार्डर मिक्स करने के साथ में उसकी डाटा शीट देखें तो आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन बताएगा जो डिफरेंट स्कोप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बनाई जाती है। तो अपॉक्सी पेंट को हम इतना कह सकते हैं कि नॉर्मली जुबान में कि जिसमें हार्डनर मिक्स करके लगा रहे हैं, हार्डनर बेस पे तो हम वाटर भी बना डाल रहे हैं, हार्डनर बेस पे हम ऑयल भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये उसी के केमिकल्स होंगे जो उन स्पेसिफिक केमिकल्स को बाउंड करने का काम करेगा, वो अपॉक्सी पेंट्स में आ जाए। अब इसके ऊपर और सारे भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, अभी पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में पेंट्स बनते हैं, लेकिन हर एक को एक कैटेगरी दी होती है। जैसे हम पाकिस्तानी, ठीक है, इंडियन, बांग्लादेशी, तो एक बाउंड्री एक टेरिटरी बनाई होती है कि इस ग्रुप में यही चीजें आती। ठीक है। पेंट अप्लाई करने के तरीके कितने हैं आपके? देखिए जी, पेंट अप्लाई करने का सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो है हमारी मैनुअली ब्रश के, उसको बोलते हैं स्टेप कोटिंग। ठीक है, ब्रश पेंटिंग भी कहते हैं, स्टेप कोटिंग भी कहते हैं। तो पेंटिंग जो है हम ब्रश से भी कर सकते हैं, रूलर से भी कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडली आता है विद एयर एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कार पेंट करते हैं कप गन के साथ, उसपे एयर भी आ रही है और पेंट दोनों मिक्स होकर लग रहे हैं। तीसरी जो इसमें आती है वो आती है हमारी एयरलेस पेंटिंग। एयरलेस नाम पे थोड़ा गौर कीजिएगा। एयर एज ए एनर्जी सोर्स यूज हो रही है, लेकिन उसमें एयर नहीं जा रही, सिर्फ वो पेंट ही जा रहा है। इसके आगे भी और भी एप्लीकेशंस है, लेकिन वो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज नहीं होती। तो एयरलेस का बेसिकली जो अगर हम उसके बारे में आप पूछते हैं या मैं बता रहा हूँ, एयरलेस जो है वो बेसिकली हमारी एक पंप होते हैं, पंप से की जाती है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आप परफ्यूम तो यूज करते हो, बिल्कुल वो सेम प्रोसीजर है वो परफ्यूम का। आप फिंगर से ऊपर से उसको प्रेस करते हैं, नीचे से फ्लूइड आता है, वैक्यूम बनता है और प्रेशर के साथ में वो बहुत कम क्वांटिटी में ज्यादा एरिया कवर कर देते हैं। अगर वही परफ्यूम आप हाथ पे डालेंगे तो आप जल्दी बॉटल खत्म कर देंगे, लेकिन वो स्प्रे करने से वो शावरिंग करने से हमारा ज्यादा टाइम तक वो सिलसिला जो है वो चलता है। ठीक है। अब उसको एप्लीकेशन करने के लिए हमें स्पेशली ट्रेंड बंदे चाहिए होते हैं, पंप ऑपरेट करने के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं, और उसका प्रेशर रेंज जो होता है, नॉर्मली जो हम प्राइमर लगाते हैं वो 2500 psi से 5000 psi में वो इतने प्रेशर पे वो पेंट लगता है। ठीक है। उसका भी कोई दरमियानी फासला होता है? जी, अब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम ब्लास्टिंग में बोल गए तो ब्लास्टिंग का सरफेस से ब्लास्टिंग नोजल का और नोजल का सरफेस का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 18 इंच यानी कि 18 इंच होना चाहिए। ठीक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। बाकी ब्लास्टर अपनी मर्जी से जहां उसको इजीली लगता है वो वहां पे अपनी मर्जी से सेट कर सकता है। और इसी तरह पेंट करते वक्त सरफेस से जो गन का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कम से कम 12 इंच होना चाहिए, लेकिन वो भी पेंटर अपनी मर्जी से जहां अच्छी क्वालिटी दे सकता है या एरिया क्रिटिकल एरिया के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है वो 12 इंच का है। 12 इंच का गन का। ठीक है। और इसके लिए सेफ्टी क्या इस्तेमाल होती है? इसके लिए सेफ्टी है, आपको रेस्पिरेटर यूज करना है। आपने एक कवरऑल तो पहनी है जो कंपनी आपको देगी, दूसरा उसके ऊपर डिस्पोजेबल कवरऑल होती है, क्योंकि वो कवरऑल आपका पेन लग जाए तो बाद में वेस्ट है, यूज नहीं करते। तो डिस्पोजेबल कवरऑल आपको बताती है। फेस शील्ड कुछ जगह पे जैसे कि शिपयार्ड्स वगैरह में आपको पेंटिंग हेलमेट दिए जाते हैं, आप ब्रीथ अच्छे से कर सको, क्योंकि उसमें से जो फ्यूम्स निकल रहे होते हैं वो हेल्थ के लिए उसको बंदे का जो कॉन्शियस लेवल है वो अप एंड डाउन हो सकता है, अनकॉन्शियस होकर गिर भी सकता है। आंखों में जलन होती है, इरिटेशन होती है, गले में इरिटेशन होती है, कान के इंटरनली यहाँ पे इरिटेशन होगी, आपको फ्लू फौरन स्टार्ट हो सकता है। ये सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको ब्रीथिंग करते वक्त रेस्पिरेटर यूज करना है। आप नॉर्मली मास्क लगाते वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक टॉर्च चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में है, अगर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। उसके साथ में भी एक सेफ्टी लॉक होता है, वो बराबर काम कर रहा है,
वो चीजें आपको चेक करनी है। सेफ्टी लॉक गन के साथ भी होता है? जैसे आपकी पिस्टल गन में सेफ्टी लॉक होता है, आप उसको बंद कर इसके देते साथ हैं, इसके साथ भी लॉक होता है, क्योंकि आप इतने आप ब्लास्टिंग से कई गुना ज्यादा प्रेशर को यहाँ पे फेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम होता है, क्योंकि सेफ्टी हर जगह पे सेफ्टी है आपकी। ठीक है, हमने तकरीबन ब्लास्टिंग और पेंट को बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया है, और मेरे ख्याल में ये 1 घंटे के या 45 मिनट का ये जो प्रोग्राम है, मेरा अपना ये दावा है कि ब्लास्टिंग और पेंट से वाबस्ता जो लोग हैं वो इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वो फेल नहीं हो सकते। खुदा का करम होना चाहिए, वो पाकजात राजी होनी चाहिए, आप नहीं मार खा सकते। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस या टिपिकल चीजें जो अमूमी तौर पर पूछी जाती है हर इंटरव्यूज में, आप बराह रास्त अगर पब्लिक को या उन नौजवानों को, उन व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? बिल्कुल। अभी नॉर्मली जो ब्लास्टर पेंटर का इंटरव्यू देखें, सुपरवाइजर या किसी और लेवल के लिए जाना है तो उसके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन एक नॉर्मली जो ब्लास्टर और पेंटर के लिए पूछे जाएंगे वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इन्हीं में से होगा सर। अब स्प्रे पेंटर की बात की जाए तो स्प्रे पेंटिंग में आपके टिप्स के साइज, कौन सा साइज है, किस साइज की टिप से आप लोग काम करेंगे और उनके नंबर्स क्या रहेंगे, प्राइमर पे कौन सी टिप लगती है, टॉप कोट पे कौन सी टिप लगती है, या कितने माइक्रोन स्केल, आपको क्या क्या जो वेरिएशंस हैं, कितना है, कितना सिलेक्शन करनी है, वो सब इंटरव्यूज में आते हैं। टिप्स के मुतालिक ये एक पेंटर का है। और कौन सा प्राइमर यूज किया है आपने, कहाँ किया है, ये पूछा जाता है। लेकिन एक ओवरऑल सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मेन क्वेश्चन आपसे पूछा, किसी से भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपने कन्फाइंड स्पेस में काम किया? बहुत सारे बंदे कन्फाइंड स्पेस का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या है? कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह जो इंसान के लिए डिजाइन नहीं की गई, जहां पे आने जाने के लिए मुश्किल हो रही है, जैसे कि आपके टैंक्स, एक ही मेन होल है, उसी से आपने अंदर जाना, काम करके उसी से वापस आना, तो टैंक एक कन्फाइंड स्पेस है। पिट होगी, कोई पिट को खड्डा है उसमें काम करने के लिए जा रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है। किसी ट्रंच में जा रहे हैं, कवर्ड एरिया में, और लेकिन गुजरने के लिए रास्ता है लेकिन मुश्किल है, आप आसानी से बाहर नहीं आ सकते, कन्फाइंड स्पेस है। किसी वेसल के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस है। तो ये कन्फाइंड स्पेस है। अब कन्फाइंड स्पेस में आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजर्ड्स है। अब आपने बता दिया कि कन्फाइंड स्पेस ये है, फिर आपसे पूछेंगे इसमें हैजर्ड्स क्या है। पुअर विजिबिलिटी हो सकती है, उसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन का कमी हो सकती है, और पुअर विजिबिलिटी में अंदर अंधेरा हो सकता है, नजर कम, स्टेबल सरफेस, अनस्टेबल सरफेस वो हो सकता है कि खड़े होने के लिए अंदर जगह नहीं है, और इसके अलावा हाइट इन्वॉल्व हो सकती है। इलेक्ट्रिक हैजर्ड हो सकता है, अगर कुछ आप इलेक्ट्रिक चीजें लेके जा रहे हैं। गैसेस हो सकती हैं, गैसेस भी एक हैजर्ड है, हो सकता है अंदर कोई टॉक्सिक गैस हो, ऐसी गैस जिससे आप फौरन अनकॉन्शियस होकर गिर जाए और आपकी खुदा न खास्ता वहां बंदे में डेथ भी हो जाती है। चले जी, ठीक है। तो ये हैजर्ड्स भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं मेरे ख्याल में, या कुछ कहना आपने? इतना काफी, अगर कोई आम बंदा इस इंटरव्यू को सुने, इस प्रोग्राम को देख ले, तो इतना काफी उसका किसी इन बातों में जितनी हमने आपस में गुफ्तगू की या जितने टॉपिक डिस्कस किए, देखिए मैं कुछ भी है ना, कोई भी फील्ड, आप किसी भी फील्ड को, हुनर को उठा के तो वो यही कहेगा कि नहीं जी मेरा हुनर जो है समुंदर है। देखिए हर चीज हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, हर जगह में। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपसे बात की थी कि हमें हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने का प्रोसेस जो है ना वो आपकी पैदाइश से लेके आपकी मौत तक चलता ही रहता है। आप हर दिन सीखते हैं हर एक चीज। हम किसी को भी थोड़ी सी बात करके ये नहीं कुछ भी कह सकते कि भाई अब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। परफेक्ट हमें बनाना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। और मेरी सभी व्यूअर्स से और स्पेशली उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, आपके पास हर एक चीज है। अभी ये जिस लिंक से आप हमें देख रहे हैं ये भी एक इंफॉर्मेशन का जरिए है, तो प्लीज आप इधर उधर की फेसबुक और ये इधर उधर की उठपटांग मूवीज और वीडियोस देखने में, टिकटॉक्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करें। आप प्लीज कुछ जो भी आपकी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड से, आप मेडिकल से, आप एजुकेशन से, आप इंडस्ट्री से, आप प्रोजेक्ट से है, किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड है, आपको मटेरियल गूगल्स पे, जिस तरह से हम ही एक वीलॉग बना रहे हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, इस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको हर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप गूगल पे जस्ट वॉइस रिकॉर्ड करें तो आपसे रिलेटेड वीडियोस आपके पास आ जाएंगे।
आप उनको ही देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं है तो कुछ उर्दू में, हिंदी में आपको मिल जाएंगे जिसको आप सीखने सुनने से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो हम भी विश करते हैं कि हो सकता है हमारी वीडियोस भी काफी लोगों की ठीक है विशाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज दोबारा टाइम देने के लिए जियो न्यूज का, मशकूर है आपके। नाज़रीन, आज की मालूमात जो है ये आप तक पहुंचाने के खास मकसद है इस प्रोग्राम में ये तमाम तर चीजें डिस्कस करने के लिए। मुझे कुछ दिन कबल मौका मिला कि मैं ट्रेनिंग सेशन अटेंड करूं, वो भी इन्हीं का ट्रेनिंग सेशन था जिसमें वो ब्लास्टिंग और पेंट के मुतालिक जो है वो नौजवानों को ट्रेन कर रहे थे, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उनको बता रहे थे, उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक प्रोग्राम करते हैं इस मखसूस टॉपिक पर, और उस प्रोग्राम करने के बाद उसको ऑनर करते हैं ताकि लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो तो कुछ लोग थे, कुछ नौजवान थे जो ट्रेनिंग सेशन में मौजूद थे, और वो लोग जो उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर सके क्योंकि ब्लास्टिंग और पेंट से रिलेटेड लोग तो पूरी दुनिया में मौजूद है, तो पूरी दुनिया के लोग तो उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उस प्रोग्राम के जरिए से हम ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो पेंट के मुतालिक, सेफ्टी के मुतालिक, ब्लास्टिंग के मुतालिक अपने व्यूअर्स को दें, और स्पेशली उन लोगों तक ये मालूमात पहुंचाए जो इस फील्ड से वाबस्ता है, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। वो स्पेशली जब बैरून मुमालिक किसी मुल्क में जाने के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उनको नॉलेज की वजह से कम मार ना पड़े, वो नॉलेज उनके पास पूरा हो, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद उनके पास जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आ जाए, वो इंटरव्यू को क्लियर करें। खा वो पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू देते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो वो इंटरव्यू को बाआसानी क्लियर कर सके। तो प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें थी जो डिस्कस की जा सकती थी आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए। फिलहाल आपके इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए मेरा दावा है कि इंफॉर्मेशन काफी है। सो इस हाफ जावेद को मेरे मेहमान बिशारत एंथनी साहब के साथ इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।